हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है सभी का हमारे आज के यूपी टेट के सीडीपी के प्रैक्टिस सेट में। इस प्रैक्टिस सेट में हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस उन सभी को डेली डिस्कस करते हैं। प्रत्येक प्रश्न की विस्तृत व्याख्या के साथ डिस्कस किया जाता है। उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है। ऑप्शन ए समझ, बी कल्पना, सी तर्क या डी उपरोक्त सभी। अब देखिए आपसे पूछा क्या, बालक का बौद्धिक विकास, जो बौद्धिक विकास होता है बच्चे का, उसका क्या तात्पर्य, उससे क्या समझते हैं आप। दो देखिए, बौद्धिक विकास जो होता है उससे बच्चे में समझ भी बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। कल्पना शक्ति भी होती है। बौद्धिक विकास तीव्र होगा तो कल्पना शक्ति भी तीव्र होगी उसकी। तर्क भी करता है बच्चा, बौद्धिक विकास के द्वारा ही बच्चा तर्क करता है। तो ये सभी के सभी बौद्धिक विकास से तात्पर्य हो जाएंगे, समझ, कल्पना, तर्क। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन आपका डी राइट हो गया यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ऑप्शन ए बालक का, बी अध्यापक का, सी अभिभावक का या डी प्रशासक का। तो देखिए आपसे बाल मनोविज्ञान के अनुसार मुख्य स्थान पूछा है, तो मुख्य स्थान किसका होता है, वो होता है आपका बालक का, यानी कि बच्चे का या स्टूडेंट का, छात्र का, है ना। तो हमारा जो शिक्षा है आजकल की वो छात्र केंद्रित है, छात्र केंद्रित की वकालत करती है। यही आपका बाल मनोविज्ञान कहता है कि जो शिक्षा में मुख्य स्थान आपका बच्चे का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए भाई, बच्चा ही सर्वा है, सर्वे सर्वा है इसमें। क्योंकि देखिए सभी व्यवस्थाओं को ये बाल मनोविज्ञान ये कहती है कि बच्चे के अकॉर्डिंग ही आपको व्यवस्थाओं को बदलना है, बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग ही उसकी टीचिंग, जो आपकी टीचिंग स्किल है पढ़ाने की, उनको चेंज करके दूसरी टीचिंग स्किल से पढ़ाइए। अगर बच्चे को इस मेथड से नहीं समझ आ रहा तो दूसरे मेथड से समझाइए। कुल मिलाकर के अपनी पूरी व्यवस्थाओं को बच्चे के अनुसार ही आपको चेंज करना है। आपको ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाओं के अनुसार बच्चे को चेंज करना पड़े, नहीं। बच्चा जहाँ है वहाँ रहेगा, बच्चे के अनुसार आपको व्यवस्था बदलनी है, जैसा बच्चा चाह रहा है वैसी आपको व्यवस्था करनी है। तो ये आपकी चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे व वयस्क सीखते हैं। ऑप्शन ए परिवार से, बी विद्यालय से, सी श्रेष्ठ जनों से या डी इन सभी से। अब देखिए आपसे पूछा समाजीकरण, समाजीकरण क्या है, जो जिसमें बच्चे और वयस्क कहाँ कहाँ सीखते हैं। भाई देखिए समाजीकरण की प्रक्रिया आपके समाज में होती है। अब समाज सभी प्रकार में होता है, सभी जगह होता है आपका। देखिए परिवार है वो भी एक तरह का समाज ही है, विद्यालय आपका वहाँ भी एक समाज होता है, श्रेष्ठ जन है आपके जो बड़े हैं, बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो भी आपका समाज में आते हैं। तो ये सभी के सभी हो जाएंगे, जो बच्चे और वयस्क सभी से सीखते हैं। समाजीकरण की प्रक्रिया ऐसी होती है कि बच्चे हर जगह आपको कुछ ना कुछ सीखते हैं, वो समाजीकरण ही होता है आपका। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दंड व पुरस्कार पर आधारित कोहल वर्ग के नैतिक विकास का स्तर है। ऑप्शन ए पारंपरिक, पारस्परिक, बी पूर्व पारस्परिक पारंपरिक, सी उत्तर पारंपरिक या डी इनमें से कोई नहीं। अब देखिए दंड और पुरस्कार के आधार पर जो नैतिक विकास का स्तर बताया कोहलबर्ग ने, पहले तो आपको बता दें कि नैतिक विकास का सिद्धांत क्या है। भाई नैतिक विकास बच्चे का कैसे होता है, कैसे नहीं होता, ये सभी बताए हैं। उसमें 3 चरण बताए आपके, एक पूर्व परंपरागत, एक पारंपरिक और एक उत्तर पारंपरिक, है ना। तो ये आपके 3 स्तर बताए। उनमें से ये आपसे पूछा है कि दंड और पुरस्कार पर आधारित कौन सा स्तर है। तो दंड और पुरस्कार पर आधारित आपका दूसरा वाला स्तर है, पूर्व परंपरागत। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी होगा, बी सही होगा। पूर्व परंपरा, इसको परंपरा, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया था तो वहां पर ऑप्शन में यही दिया गया है पारंपरिक, जबकि ये परंपरागत होता है। ऐसे जैसे कोहलबर्ग के 3 स्तर हैं, परंपरागत, पूर्व परंपरागत और पश्चिम परंपरागत, ये है ना तीनों स्तर। तो ये पारंपरिक भी लिखा जाता है, तो ये भी आपका समझना चाहिए आपको। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम के लिए निम्न में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। ऑप्शन ए बिना समझे नकल करना, बी करके सीखना, सी निष्क्रिय रूप में सुनना या डी रट कर याद करना। आपसे पूछा प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए सबसे बेहतर पूछा है। देखिए सबसे बेहतर कौन सा हो सकता है इनमें से। बिना समझे नकल करना बिल्कुल नहीं होगा भाई, ये तो नकल करने की बात हो गई। निष्क्रिय रूप में सुनना, जब बच्चा एक्टिव ही नहीं है तो कहाँ से सबसे बेहतर होगा अधिगम प्रक्रिया। रटकर याद करना है तो बिल्कुल ही गलत होता है, बाल मनोविज्ञान इसको बिल्कुल नकारता है। इसलिए ऑप्शन जो बी आपका करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, जॉन डीवी के द्वारा दिया गया लर्निंग करके सीखना, आप
सबसे अधिक जो प्रभावी होगी अधिगम प्रक्रिया करके सीखने पर। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक 25 वर्ष का बालक जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसका आईक्यू क्या होगा? अब आपसे आईक्यू पूछा है, बुद्धि लब्धि पूछी है। ऑप्शन ए 64, बी 75, सी 80 या डी 100। अब देखिए आईक्यू निकालने का या बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है, आपको सभी को याद होना चाहिए। क्या होता है वो? आईक्यू इज इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100। यही होता है ना। ये कुछ फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन में आ जाता है, तो ये आपको याद रखना है। और देखिए ये क्वेश्चन तो आता ही है, 1 नंबर आपका पक्का है इससे। तो आपका देखिए यहाँ पर रखिए, मेंटल एज क्या है इसकी? मानसिक आयु 16 वर्ष दी हुई है, अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज यानी वास्तविक आयु कितनी है? 25 वर्ष है, इंटू 100। अब इसको काटा पीटी कीजिए, 25 चौका 100, 4 बार गया, और 16 चौका 64। तो आपकी आईक्यू कितना आया निकल करके? 64 है ना। आईक्यू बुद्धि लब्धि कितनी आई? 64। ऑप्शन ए में हमारा 64। अब देखिए ये बच्चा जो है, जो 90 से 110 के बीच होता है वो सामान्य बच्चा होता है, लेकिन ये तो 90 से भी कम है, इसलिए ये मंदबुद्धि बच्चा होगा। 90 से सामान्य बच्चे से कम बुद्धि लब्धि है इसकी, ये मंदबुद्धि में आएगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर 64 निकल कर आया हमारा। ऑप्शन यहाँ पर तो ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट जो कि एक व्यक्तित्व मूल्यांकन की विधि है, किसने निर्मित किया? ऑप्शन ए एसेंक, बी ऑलपोर्ट, सी हरमन रोर्सा या डी जीन पियाजे। तो देखिए रोर्सा इंक ब्लॉक टेस्ट जो है वो आपका हरमन रोर्सा ने दिया था। व्यक्तित्व की मूल्यांकन विधि है ये एक, हरमन रोर्सा के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए? यानी कि आप कोई नई भाषा सीख रहे हैं तो उसको सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ करना चाहिए? ऑप्शन ए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से, बी वाक्यों के निर्माण से, सी शब्दों के निर्माण से या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए किसी नई भाषा को सीखने के लिए आपको जो अक्षर और शब्द जो होते हैं इनके मध्य साहचर्य संबंध स्थापित करके सीखना प्रारंभ करना चाहिए, अक्षरों और शब्दों के मध्य साहचर्य से। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा लक्षण किसी मापक उपकरण के लिए सर्वाधिक वांछनीय है? ऑप्शन ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी वस्तुनिष्ठता या डी मानक। तो यहां पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी वैधता। वैलिडिटी जो होती है ये किसी भी मापक उपकरण के लिए सबसे अधिक वांछनीय होती है कि वैलिडिटी, उसकी वैधता कितनी है, वैधता कैसी है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता होती है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसमें किसकी आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए सीखने का अनुकूल माहौल, बी विद्यार्थियों का नामीकरण, सी विद्यार्थियों का अलगाव या डी रूढ़िवादों को मजबूत बनाना। अब देखिए ये रूढ़िवादों को मजबूत बनाना ये बिल्कुल नेगेटिव बात है। विद्यार्थियों का अलगाव, भाई एंगेज करना है हमको, उनको अलगाव थोड़ी करना है उनका। विद्यार्थियों का नामीकरण ये भी बिल्कुल नेगेटिव बात हो गई। जो सीखने का अनुकूल माहौल है ये आपकी समावेशी शिक्षा में इसकी आवश्यकता होती है। सीखने के लिए अनुकूल माहौल बनाना ये समावेशी शिक्षा में आवश्यकता होती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है? ऑप्शन ए क्रेटिनिज्म, बी ADHD, सी डिसलेक्सिया या डी स्वैलीनता। अब देखिए आपसे पूछा क्या? अधिगम अक्षमता। अधिगम अक्षमता कौन सी है यहाँ पर? डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यहाँ पर अधिगम अक्षमता, लर्निंग डिसेबिलिटी है। किस प्रकार की डिसेबिलिटी है? ये पढ़ने संबंधी अक्षमता है, आपके पढ़ने संबंधी। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सृजनात्मकता मुख्य रूप से डैश डैश से संबंधित है। ऑप्शन ए मॉडलिंग, बी अनुकरण, सी अभिसारी चिंतन या डी अपसारी चिंतन। तो देखिए सृजनात्मकता जो है, क्रिएटिविटी जो है वो आपकी अपसारी चिंतन से संबंध रखती है। अपसारी चिंतन क्या होता है? किसी भी समस्या को एक ही तरीके से ना सोचते हुए विभिन्न अलग अलग तरीकों से सोच पाना, अलग अलग तरीकों से कर पाने की क्षमता रख पाना, ये आपकी अपसारी चिंतन कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, किस अधिगम में मोटर अंग शामिल होते हैं? ऑप्शन ए गामक अधिगम, बी संवेदी अधिगम, सी शाब्दिक अधिगम या डी संवेदी पेशी अधिगम।
अब देखिए आपसे पूछा मोटर अंग शामिल होते हैं, यानी कि आपके जो गतिक कौशल होते हैं, आपके मूव करते हैं, आपके शरीर उस वो कहाँ होते हैं, वो आपके होते हैं ऑप्शन ए गामक अधिगम में। जो गतिक कौशल होते हैं, गतिक कौशल करने के वाले काम होते हैं, वहाँ पर आपके मोटर अंग शामिल होते हैं, वहाँ पर आपके गतिक कौशल काम करते हैं, मोटर अंग काम करते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है? अब अधिगम सिद्धांत किसने नहीं दिया है इनमें से? ऑप्शन ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी कोहलर या डी बी.एस. ब्लूम। तो देखिए अधिगम का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने क्या दिया है? थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। स्किनर ने क्या दिया है? क्रिया प्रसूत दिया है, सभी को पता होगा क्रिया प्रसूत। कोहलर ने क्या दिया है? अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत चिंपैंजी पर प्रयोग किया था। बी.एस. ब्लूम जो हैं ये आपके अधिगम के सिद्धांत से संबंध नहीं रखते हैं। बाकी थॉर्नडाइक, स्किनर और कोहलर ये सभी के सभी अधिगम का सिद्धांत दिया इन्होंने, लेकिन बी.एस. ब्लूम ने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया है। बी.एस. ब्लूम मूल्यांकन से संबंध रखते हैं, एक CAP का करके दिया इन्होंने, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन, ये आपके बी.एस. ब्लूम के द्वारा दी गई थ्योरी है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, थॉर्नडाइक ने सीखने का यह नियम नहीं दिया है। ऑप्शन ए तत्परता का नियम, बी प्रभाव का नियम, सी अवलोकन का नियम या डी अभ्यास का नियम। अब इनमें से थॉर्नडाइक के द्वारा सीखने का नियम कौन सा नहीं है? और वो है आपका ऑप्शन नंबर सी अवलोकन का नियम। जब देखिए तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, ये मुख्य 3 नियम होते हैं, मुख्य नियम है ये तीनों के तीनों, ये आपके थॉर्नडाइक महोदय ने दिए हैं। जबकि अवलोकन का नियम जो है ये महोदय थॉर्नडाइक महोदय ने नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए हल, बी स्किनर, सी थॉर्नडाइक या डी इनमें से कोई नहीं। ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो है आपकी वो किसने दी है? वो दी आपकी क्लार्क हल ने। प्रबलन का सिद्धांत भी दिया इन्होंने, प्रबलन पर भी जोर दिया, पुनर्बलन सॉरी पुनर्बलन है ना, पुनर्बलन पर भी जोर दिया क्लार्क हल ने, ड्राइव रिडक्शन थ्योरी दी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट होगा। स्किनर ने क्रिया प्रसूत का सिद्धांत दिया है, थॉर्नडाइक ने आपका प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण प्रक्रिया में निम्न में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शन ए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, बी अनुशासन और नियमित उपस्थिति, सी गृह कार्य की जांच में लगन या डी विषय वस्तु का कठिनाई स्तर। अब देखिए शिक्षण प्रक्रिया में भली इस प्रकार यानी कि सबसे ज़्यादा ध्यान किसका रखा जाना चाहिए? वो रखा जाना चाहिए विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। भाई बच्चों की जो एक्टिव रहेंगे, बच्चे सक्रिय रूप से सहभागी करेंगे, यानी कि अपना भाग लेंगे आप शिक्षण प्रक्रिया में, कुछ बढ़ चढ़कर कोई क्वेश्चन पूछेगा, कोई कुछ करेगा, मतलब एक्टिव लर्नर के रूप में कार्य करेंगे, तो वहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, श्याम पट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अब श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं आप, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ है? ऑप्शन ए अच्छी लिखावट, बी लेखन में स्पष्टता, सी बड़े अक्षरों में लिखना या डी छोटे अक्षरों में लिखना। तो देखिए आपका श्याम पट्ट कौशल जो होता है, जो आप श्याम पट्ट या ब्लैक बोर्ड बोल देते हैं, व्हाइट बोर्ड हो, कुछ भी हो, उस पर लिखते हैं आप, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए आपकी लेखन में स्पष्टता। आपका लेखन जो है वो ऐसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, वो समझ आना चाहिए। भले ही आपकी लिखावट अच्छी हो नहीं हो, लेकिन उसमें स्पष्टता आनी। भले ही देखिए आपकी लिखावट अच्छी है, लेकिन आप राम को लिख रहे हैं, लिखावट आपकी अच्छी है, देखिए मान लीजिए ये हमने लिखा राम, है ना, ये अभी सही लिखा हुआ है ना, लिखावट भी लगभग ठीक ही है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं पर स्पष्ट है ना, आपको समझ आ रहा है। लेकिन अब देखिए अब हमने लिखा राम को, ऐसे लिख देते हैं हम, आपको समझ आ रहा है आपको? तो इसलिए लेखन में स्पष्टता होनी चाहिए, लेखन में स्पष्टता जरूरी है, इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल बी राइट हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, एक बच्चे की शिक्षा प्रारंभ होती है, बच्चे की शिक्षा कहाँ से प्रारंभ होती है? ऑप्शन ए स्कूली दिनों में, बी उसके जन्म से, सी जब वह चलना प्रारंभ करता है या डी वयस्क दिनों में। तो देखिए बच्चे की शिक्षा आप जो प्रारंभ होती है वो होती है उसके जन्म से। जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की शिक्षा प्रारंभ हो जाए। ऐसा शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ना लिखना सीखना चालू कर देता, पढ़ना लिखना नहीं। शिक्षा का मतलब आपके सामाजिक मूल्यों को, जो आपके समाज में, आप संसार में इसमें रहते हैं, हम समाज में खाना जो भी मूल्य होते हैं, जो बातें होती हैं, उन सभी को सीखना चालू कर देता है। बच्चे को शिक्षा देते हैं कि ऐसे बोल भाई, ये सभी करते हैं ना, तो ये सभी शिक्षा ही होती है एक प्रकार की। इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल भी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एक अभिभावक
आपसे विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता है, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बी, अभिभावक को लिखेंगे, सी, आप स्वयं उनसे मिलने जाएँगे या डी, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे। तो देखिए, हमेशा चाइल्ड साइकोलॉजी, बाल मनोविज्ञान आपसे यही कहता है, नेगेटिव पॉइंटों को नकारता है। नेगेटिव पॉइंट क्या-क्या है इसमें? देखिए, बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं करनी है आपको। अभिभावक को लिखेंगे, ये भी लिखने से क्या हो रहा है ना? बच्चे को दंड देना, ये भी बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट है। आप क्या करेंगे? आप उनसे स्वयं मिलने जाएँगे, भई क्यों नहीं आ रहे हो? क्या काम है? क्या कारण? भई उनका कुछ कारण हो सकता है, कुछ मजबूरी हो सकती है, जो भी चीज़ें हैं, आप उनसे स्वयं मिल के जाएँगे तभी आपको पता लगेगा। तो इसलिए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज़ आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।